हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक भटकती आत्मा की डरावनी कहानी, जिसने परेशान होकर अपने आप से ही अपने आप की जान ले ली और मरने के बाद वह एक भयानक आत्मा के रूप में आ गई। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सुनते हैं आज की यह डरावनी कहानी। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो दोस्तों, सुनते हैं यह डरावनी कहानी। हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मेरे साथ काम करने वाले एक बंगाली टीचर सुजॉय घोष जी मेरे पास आए और बोले, अरे विकास बाबू, हम आपको कितनी बार बोला है, एक बार हमारे साथ चलकर देखिए, हम आपको पूरा बंगाल दिखाएगा, आपको हमारा बंगाल से प्रेम हो जाएगा विकास बाबू। हमको कुछ नहीं जानना है विकास बाबू, अब इस बार आप हमारे यहाँ आ रहे हो। उनकी बात सुनकर मैंने जवाब दिया, अच्छा ठीक है सुजॉय जी, आज जब आप इतना कह ही रहे हैं तो इस बार आ ही जाता हूँ, देखता हूँ कितना खूबसूरत है आपका बंगाल। इतना सुनकर सुजॉय जी भी अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। सुजॉय जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर कोई उनको पसंद करता है। इधर छुट्टियाँ शुरू हुई और मैं अपने घर से बंगाल के लिए चला। मेरे परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि कुछ सालों पहले एक सड़क दुर्घटना में मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। परिवार में कोई न होने के कारण मुझे कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। बहरहाल मैं सुजॉय जी के गांव के लिए निकल पड़ा। सफ़र लंबा था और मुश्किल भरा भी था। आखिरकार थका हारा मैं रात के करीब 10 बजे गांव से 15 किलोमीटर दूर पर बसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने पूछा, अरे भैया, यहाँ से बस स्टैंड कितना दूर है? तो सामने खड़े उस आदमी ने जवाब दिया, अरे बस भैया, यहाँ से 1 किलोमीटर दाएं चले जाओ, वहीं आपको बस स्टैंड सामने नज़र आ जाएगा। अब 1 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, अपनी धुन में चलते चलते कुछ देर के दरमियान बस स्टैंड भी आ गया, मगर वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि बस स्टैंड तो पूरा खाली था। सिर्फ एक चाय की दुकान थी जो बंद होने ही वाली थी। तो मैं चाय वाले के पास गया और उससे पूछा, अरे भैया, ये अमला तारा गांव के लिए बस कहाँ से मिलेगी? इतना सुनकर उस चाय वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, क्या चाहते हो बाबू, अपनी जान नहीं बचाना तुमको? इतनी रात गए उस गांव में क्यों जाना चाहते हो? यहाँ से जो आखिरी बस उस गांव को जाती थी वो आधे घंटे पहले निकल चुकी है। कोई साधन सुबह होने से पहले वहां जाने को नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा, लेकिन ऐसा क्या है भैया जो आप मुझे उस गांव में जाने के लिए मना कर रहे हो? मेरी बात का उस चाय वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं आगे कैसे जाऊंगा। कुछ दूर इधर उधर तलाश करने के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से एक ऑटो खड़ा दिखाई दिया। इस ऑटो के अंदर एक ऑटो वाला सो रहा था, तो मैंने उसे उठाया और बोला, अरे भैया, अमला तारा गांव चलोगे क्या? लेकिन मेरी बात सुनकर उस ऑटो वाले की मानो नींद ही उड़ गई। उसने मुझे झटके से मना करते हुए कहा, अरे पागल हो क्या भैया? भैया, मैं नहीं जा रहा उस गांव में, वो तुमको नहीं पता वो गांव कितना भूतिया है, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि यार आखिर ऐसा है क्या उस गांव में जो कोई भी वहां जाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। लेकिन काफ़ी मनाने के बाद तय हुआ कि जो नियत किराए से 3 गुना ज़्यादा मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और उसके बावजूद भी ऑटो वाला मुझे गांव से कुछ किलोमीटर दूर ही छोड़कर आने वाला था। खैर, ऑटो में बैठा और ऑटो चालू हुई। कुछ दूर चले ही थे कि ऑटो वाले ने कहा, वो भैया, मैं क्या कह रहा था कि आज की रात यहीं किसी होटल में रुक जाओ, कल सवेरे होने पर चले जाना उस गांव में। उसकी इस बात से मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, यार भैया, आखिर ऐसा है क्या उस गांव में जो आप लोग, मतलब कोई भी मुझे वहां लेकर नहीं जाना चाह रहा है?
तो ऑटो वाले ने सिर्फ मुझे चुप रहने का इशारा किया और ऑटो चलाता रहा। फिर कुछ आधे घंटे के बाद उसने मुझे एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और मुझे ऑटो से उतरने का इशारा किया। मैं ऑटो से उतर तो गया, मगर जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट था वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने उसे एक आखिरी बार बोला, अरे भैया थोड़ा और अंदर तक चल जाते तो अच्छा होता। ये सुनकर वो ऑटो वाले ने मुझे जवाब दिया, अरे यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ बाबू, गांव आ जाएगा। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, मुझे उसका शिकार नहीं बनना। अब थकान और गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ चुका था। मैंने ऑटो वाले को डांटते हुए कहा, अरे यार क्या बकवास करते हो भैया, आप भी ऐसा क्या है यार इस गांव में जो सभी यहाँ आने से मना कर रहे हो? अरे क्या पागल हो क्या तुम लोग? यहाँ कोई भूत प्रेत रहता है क्या? मेरा इतना कहना ही था कि ऑटो वाले के चेहरे पर बिखरी डर की लकीरों को मैं बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था। उसने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, निशी डाक, और वो चला गया। मैं गुस्से में उस सड़क पर चल ही रहा था कि मैंने अपना फ़ोन निकाला। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था और फ़ोन की बैटरी भी अब लगभग ख़त्म होने ही वाली थी। गांव की उस पतली सी सकरी सड़क पर चलते हुए मैं आसपास देख रहा था। दूर दूर तक ना तो आदमी नज़र आ रहा था और ना ही कोई जानवर नज़र आ रहे थे। रात भी अब धीरे धीरे अपने तर्ज पर चढ़ने लगी थी। रूह कपा देने वाला सन्नाटा कुछ इस कदर बिखरा हुआ था मानो किसी की मैयत का शोक मना रहा हो। अंधेरे की चादर ओढ़ उस पतली सी सड़क पर चलने में ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे भी कोई चल रहा है और साए साए करती हवा भीषण गर्मी में थोड़ा सा सुकून दे रही थी। लेकिन जब आप अकेले और सारा रास्ता इस गांव की चुड़ैल के बारे में आपने बात की हो तो डर अपने आप ही जाग जाता है। जैसे तैसे करके मैं गांव के उस मुख्य द्वार के पास पहुंचा और गांव के अंदर जाने लगा। लेकिन जो मैंने देखा वो मेरे समझ से बाहर था। अभी रात के कुछ 12 बज रहे थे और गांव में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। एक घर की खिड़की खुली, उन्होंने मुझे देखकर अपनी खिड़की बंद कर ली। अब मैं इस सोच में पड़ गया था कि ये गांव वाले मुझे क्या समझ रहे हैं आखिर। मैं गांव के एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। अब मेरे शरीर में एक कदम भी आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी। भूख और प्यास से बेहाल मैंने अपना फ़ोन निकाला और सुजॉय जी को फ़ोन किया। नमस्कार सुजॉय जी, मैं आपके गांव में बैठा हूँ। मुझे आपका घर नहीं पता, तो मेहरबानी होगी अगर आप मुझे लेने आ जाओ। तो मैंने सोचा था कि मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगा और मुझे अपने गांव में खड़ा पाकर वो बेहद खुश हो जाएंगे। पर मेरी सोच से बिल्कुल उलट वो मुझ पर बरस पड़े और गांव से कुछ 5 से 7 लोगों को साथ लेकर मुझे लेने आए। उस रात सुजॉय जी के घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और आराम करने अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह भी मुझे बहुत डांट पड़ी। सुजॉय जी ने मुझे गांव की उस प्रसिद्ध चुड़ैल के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में एक खास दोस्त को खोया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अपने दोस्त के बारे में सोचकर सुजॉय जी की आंखों में आए आंसू को मैं साफ देख पा रहा था। और अब उनके दोस्त के साथ हुई घटना को जानने के लिए मैंने उनसे काफ़ी बार कहा और फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। विकास बाबू, हम इस बारे में बात नहीं करता। हमको आज भी बहुत दर्द होता है जब हम उस रात को सोचता है, मगर आप इतना जिद कर ही रहा है तो चलो हम आपको बता ही देता है। विकास बाबू, ये आज से कुछ 30 से 35 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था अनिर्बन। एक दिन हम दोनों मेरे दादाजी के साथ बैठे थे कि अचानक गांव में एक आदमी भागता हुआ आया और दादाजी के सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय तक दादाजी गांव के सरपंच हुआ करते थे। वो आदमी चिल्लाता हुआ दादाजी से बोलने लगा, अरे सरपंच साहब, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सरपंच साहब, वो लौट आई है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो जंगल के पास भटक रही थी। दादाजी ने उसकी बात सुनकर कहा, ये नहीं हो सकता, उसे गए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और अब वो नहीं लौटेगी। दादाजी की बात को काटते हुए उस आदमी ने कहा,
अरे सरपंच साहब, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है, अब तो यकीन कीजिए मेरी बात का। उस आदमी के चेहरे पर फैला डर बिल्कुल साफ बयां कर रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसने अपनी आंखों से अपनी मौत को देखा था। उसकी बात सुनकर दादाजी ने फौरन सभा बिठा ली। सभा में फैसला लिया गया कि कोई भी व्यक्ति सूरज डूबने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई भी मजबूरी क्यों ना हो, दरवाजे पर अगर कोई भी दस्तक दे तो बिना घबराए अपनी जगह पर ही बैठे रहना है जब तक कि दस्तक 4 या 5 बार ना दे दी जाए। गांव की मान्यता के अनुसार निशी केवल 2 से 3 बार ही दस्तक दे सकती है और उसके बाद वो आगे बढ़ जाती है। तो मैंने उत्सुकता से सुजॉय जी से पूछा, तो फिर क्या हुआ सुजॉय जी? क्या निशी डाक सच में आई थी या सिर्फ एक कहानी थी? गंभीरता से मेरी बात का जवाब देते हुए सुजॉय जी ने कहा, वो उतनी ही सच है जितने कि आप और मैं। उस समय हम बच्चे थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था कि बड़े किस वजह से चिंतित हैं या हमारा किसी आपदा से सामना होने वाला है। हमने सबके जाने के बाद दादाजी से पूछा कि दादाजी किस बारे में बात हो रही है? तो उन्होंने फुसफुसाते हुए हमें कहा, निशी डाक। हमने बचपन से ही निशी डाक की कहानी सुनी थी, मगर अनिर्बन को ये सब सिर्फ बच्चों को डराने के लिए सुनी जाने वाली कहानियों के सिवाय कुछ भी नहीं लगता था। समय गुजरा, धीरे धीरे हमारा घरों से निकलना भी बंद होने लगा। अब बाबू, बच्चों को क्या चाहिए? बस अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी मस्ती, खेलने का बहुत सारा समय। पर वो वक्त ऐसा आ गया था कि हमें अपने घरों से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी और इन सब से सारे बच्चे परेशान हो चुके थे। एक दिन जब सारे गांव वाले खेतों में काम करने गए तो अनिर्बन मुझसे मिलने आया। सामाजिक सोच को पुरानी सोच समझने वाला वही एक ऐसा बच्चा था हमारे गांव में। बचपन कुछ होता ही ऐसा है, बड़े हमें जिस काम के लिए मना करते हैं वही काम करने में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और खुशी महसूस होती है। पर घर वाले कभी भी बिना वजह आपको किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे। बचपन में दिमाग कहाँ इतना विकसित होता है कि अपने अच्छे और बुरे को हम समझ सके। हम दोनों ने तय किया कि उसी रात जब सब सो चुके होंगे तब हम दोनों जंगल में जाकर वहाँ एक रात गुजारेंगे और सुबह होने के बाद ही घर वापस लौट कर आएंगे और पूरे गांव को ये सच बता देंगे कि कोई निशी विशी नहीं है। और इसके बाद रात हुई, सारा गांव सुकून भरी नींद के आगोश में समा चुका था और जैसा कि तय हुआ था, वक्त के कुछ 5 से 10 मिनट पहले ही अनिर्बन मेरे घर के पास आ गया और मेरे कमरे की खिड़की पर आते ही दस्तक देने लगा। पहली दस्तक हुई तो मेरी नींद टूट गई। दूसरी दस्तक होते ही मेरा शरीर सारा ढीला पड़ गया। डर तो लगता ही है, चाहे आप कितने भी निडर क्यों ना बनो। इतने में अनिर्बन ने तीसरी दस्तक दी और मेरा दिल शरीर को छोड़कर भागने को तैयार हो चुका था। इतने में ही अनिर्बन ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा, अबे ओ भाई, जल्दी आ, चलना नहीं है क्या तुझे? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ बस आई क्या, रुक जा रुक जा। मैंने झट से लालटेन उठाया और सबसे नजरें छुपाते हुए घर से बाहर चला गया। रात का सन्नाटा अपनी चरम सीमा पर था। थोड़ी थोड़ी देर में आती झींगुरों की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर कर हमारे कानों में पड़ रही थी। गांव की सीमा पार करके हम दोनों दोस्त धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ ही रहे थे कि एक आवाज़ ने हमारे सारे साहस को खत्म कर दिया। सुनसान सड़क पर खड़े हम दोनों एक दूसरे की ओर डर से देख रहे थे। मैंने डरती और कपकपाती आवाज़ में अनिर्बन से पूछा, भाई ये कैसी आवाज़ थी यार? शायद वो भी मेरी तरह ही डरा हुआ था। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अमावस की उस काली अंधेरी रात में हमारे पास लालटेन के सिवा उजाला का कोई सोर्स नहीं था। उस पीली रोशनी में हमने देखा कि झाड़ियों में से कुछ गुजरा है। इतना देखना काफ़ी था कि मेरा दिल धाए धाए बजने लगा। जब थोड़ी हिम्मत कर हमने उस तरफ जाकर देखा तो हमारी जान में जान आई। अनिर्बन ने मुझे हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, ये तो गिलहरी है और कुछ भी नहीं। उनको देखकर हम दोनों आपस में हंसने लगे।
और हमारा आत्मविश्वास दोबारा से लौट आया। लेकिन उस सुनसान सड़क पर बढ़ते हुए हम दोनों जंगल के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। हिम्मत करते हुए हमने अपने कदम उस जंगल की तरफ बढ़ा दिए। कुछ दूर चलने के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि कोई हमारे आसपास घूम रहा है, लेकिन अपना वहम समझकर हम आगे बढ़ ही रहे थे कि एक अजीब सी आकृति पर हमारी नज़र पड़ी और उसे देखकर हमारी चीख निकल गई। पर उस आकृति में जरा से भी हलचल नहीं हो रही थी। लेकिन अनिर्बन को उस पर शक हुआ और उसने लालटेन की रोशनी उस पर डाली तो वह एक सूखे हुए पेड़ की टहनी थी और कुछ भी नहीं। काफ़ी दूर तक अंदर जाने के बाद हमने ज़्यादा अंदर जाने के बारे में ना सोचकर वहीं डेरा डालने के बारे में सोचा। अब रात का दूसरा पहर खत्म होने में अब कुछ ही समय बचा हुआ था। हम दोनों की आंखों में नींद पूरी तरह से समाने लगी थी, पर आसपास का वातावरण डर की एक ऐसी कहानी बयां कर रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते। अंधेरे की सुर्ख काली चादर ओढ़ जंगल किसी राक्षस की तरह नजर आ रहा था, मानो कि बस अभी हम दोनों को नोच खाएगा। हवा का बहाव जंगल में कभी तेज हो जाता तो कभी कम हो जाता और हर एक झोंके के साथ एक अजीब आवाज़ पनपती। सन्नाटे की चीख के बीच में थोड़ी थोड़ी देर में उल्लू की आवाज़ हमें इस बात का यकीन दिला रही थी कि हम वहाँ अकेले नहीं हैं। अब रात का तीसरा पहर शुरू होने लगा था और अनिर्बन को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई कि तभी अचानक मेरा ध्यान उन आवाज़ों पर गया जो अनिर्बन के जाने से पहले तक तो आ रही थी, लेकिन अब जंगल ने एक असहनीय शांति धारण कर ली थी। मैं भागकर अनिर्बन की ओर गया तो देखा कि उसका लालटेन जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। ये देखकर मेरे डर की सीमा ही नहीं बची। उसे आवाज़ देता हुआ मैं आगे बढ़ा ही था कि मेरी नज़र एक अलौकिक चेहरे पर जा पड़ी। खूबसूरती ऐसी कि चांद भी एक बार उस चेहरे के सामने फीका पड़ जाए। कमर तक आते लंबे काले बाल और चेहरे पर बिखरी सुंदर सी मुस्कान ने 4 चांद लगाने का काम उस औरत की चटक लाल साड़ी कर रही थी। उसे देखकर मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो चुका था। इतने में उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हे बाबू, बोलबो ना हमार काछे आइसो। इतना सुना ही था कि मैं मंत्रमुग्ध होकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से अनिर्बन भागता हुआ आया और मुझे झंझोड़ते हुए बोला, अरे सज्जू भाई भाग यहाँ से, ये हम दोनों को नोच खाएगी। अनिर्बन के चेहरे पर डर की लकीरें देखकर मैं समझ चुका था कि वो किसी प्रकार का मजाक नहीं कर रहा। वो भी उतना ही डरा हुआ है जितना कि मैं उसकी बात सुनने के बाद डरा हुआ था। अनिर्बन ने मुझे कहा, जल्दी से अपना हाथ दे। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागना शुरू किया। बेसुध भागते हुए हमें ये भी याद नहीं रहा कि हमारे साथ लाए हुए लालटेन कहाँ गिर गए थे। काले घने अंधेरे की चादर ओढ़ उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना घास के ढेर से सुई खोजने के समान था। लेकिन तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ा। अनिर्बन को मैंने कहा, अन्नी तू भाग, अपनी जान बचाकर भाग। वो आगे भागते हुए अंधेरे में गायब सा हो गया। मैंने खुद को संभालते हुए दोबारा रास्ता खोजना शुरू किया। अंधेरे में इधर से उधर भागते भागते मुझे एक दर्द से भरी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, अनिर्बन की थी। उस आवाज़ का पीछा करते हुए बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद मैंने देखा कि अनिर्बन को निशी ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। जो चेहरा मुझे अभी थोड़ी देर पहले तक हूर की तरह नज़र आ रहा था, वो अब इतना भयानक हो चुका था जिसकी मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता। अनिर्बन ने मुझे देखते हुए कहा, सज्जू, भगवान का नाम लेने से इसकी शक्ति कम हो सकती है। मैंने गांव वालों को बात करते सुना था। भगवान का नाम ले भाई, नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, भाई तू फिक्र मत कर, मैं तुझे बचा लूँगा। लेकिन अनिर्बन का इतना बोलना ही था कि निशी ने उसे हवा में उठाया और उसके मुंह में हाथ डालकर एक झटके में उसका जबड़ा तोड़ दिया। बांध से छूटे पानी की रफ्तार से खून की धार अनिर्बन के मुंह से निकलने लगी। अपने सामने इतना भयानक मंजर देख मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक चुकी थी।
अनिर्बन का जबड़ा तोड़कर भी उस निशी को संतुष्टि नहीं मिली थी। उसने एक बार फिर से अनिर्बन को हवा में उठाया और चीखते हुए उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। डर और पछतावे में खड़ा मैं ये सब देख ही रहा था कि मेरे कानों में उस निशी की आवाज़ पड़ी। तुम्हार की हाय छे प्रिय, हमार काचे सो। मुझे ऐसा लगा मैं अचानक नींद से जागा। अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर मैं भागना शुरू किया। बेसुध भागते हुए मैंने एक बार पीछे पलटकर देखने की गलती कर दी और जो मैंने अपनी आँखों से देखा वो मंजर मुझे आज भी रातों को सोने नहीं देता है। मैंने अपने पीछे निशी को एक पेड़ की डाल पर उल्टा लटके हुए अनिर्बन का दिल खाते हुए देखा था। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था पर मेरे हलक से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब रात का तीसरा पहर बस खत्म होने वाला था और उगते सूरज के साथ थोड़ी ही देर में सारा गांव भी जाग जाता। अपनी सारी ताकत को एकजुट कर मैं बिना दाएं बाएं देखे बस बेसुध भागता रहा और आखिरकार मैं अपने गांव में पहुंच गया। छुपते छुपाते अपने घर में प्रवेश कर मैं बिस्तर पर लेटा और अपने मित्र को याद करके रोने लगा। मैं खुद को कोसते हुए कहने लगा कि काश मैंने अगर उसे जाने से मना कर दिया होता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। लेकिन रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। गांव वालों के शोर से जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी माँ से पूछा, ये किस चीज़ का शोर आ रहा है माँ? मुझे जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि दादाजी ने पंचायत बुला रखी है अनिर्बन को ढूंढने के लिए। मैं बाहर गया तो देखा कि 4 टुकड़ियाँ तैयार की गई हैं, सबको अलग अलग दिशा में भेजा गया। ये देखकर मैं दोबारा कमरे में आ गया और उस पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मुझे हर जगह सिर्फ अनिर्बन का डरा हुआ चेहरा ही नजर आ रहा था। जब वो निशी के चंगुल में फंसा अपनी जान बख्शने के लिए निशी से गुहार लगा रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी। सारा गांव इसी उम्मीद में बैठा था, शायद अनिर्बन यहीं कहीं खेलने चला गया होगा और किसी एक टुकड़ी को वो मिल जाएगा। पर जो पिछली रात हुआ था वो सारे गांव की उम्मीद पर पानी फेरने वाला था। सभी टुकड़ियां एक एक कर गांव लौट आई, किसी को कोई सुराग नहीं मिला। इस वाक्य के कुछ महीने बाद हम गांव का घर छोड़कर शहर चले आए। और विकास बाबू, बस यही थी मेरी कहानी जो आप सुनने की जिद कर रहे थे। सुजॉय जी की इस कहानी ने मेरे सारे विश्वास को तोड़कर रख दिया। उनके चेहरे पर पसरा डर इस कहानी की सच्चाई को साफ साफ बयां कर रहा था। उसी रात मुझे सख्त हिदायत देते हुए सुजॉय जी बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, बाहर नहीं निकलना है और ना ही कोई दस्तक दे तो भी। तो मैंने कहा, ठीक है सुजॉय जी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने उनको जवाब दिया और कमरे में चला गया। मगर उत्सुकता इंसान के जीवन में कई बार कुछ ऐसे भी काम करवा देती है जिनकी वजह से शायद इंसान भी खतरे में पड़ जाता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सबके सोने के बाद मैं घर से बाहर निकला और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया निशी के इंतज़ार में। वहाँ बैठे हुए मैंने रात के 2 पहर निकाल दिए। अब हल्की हल्की नींद ने मेरी आंखों में दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि चांद की हल्की हल्की रोशनी में ये गांव दिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और खेतों में से उठने वाली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मंजर को और खुशनुमा बना रही थी। मैं इस माहौल का आनंद ले ही रहा था कि कुछ दूरी पर हुई एक दस्तक ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लाल साड़ी में 16 श्रृंगार धारण किए हुए मनमोहक मुस्कान लिए एक सुंदर अप्सरा जैसी दिखने वाली स्त्री मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी झील जैसी गहरी आंखों में मैं इस कदर समा गया कि मुझे कोई अंदाजा ही नहीं रहा कि मैं कब उस पेड़ से उतर के उसके पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि मैंने अपने कंधे पर छोटी छोटी पतली उंगलियों को महसूस किया। उन उंगलियों की छुअन से मैं जैसे नींद से जागा। पीछे पलटने पर मैंने देखा कि एक मध्यम लंबाई की सुंदर सी लड़की खड़ी थी। मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गांव के मंदिर के अंदर ले गई। मंदिर में जाने के बाद वो लड़की मुझे बोली,
अरे क्या जनाब, पागल ही हो क्या तुम? अगर आज मैं नहीं होती तो तुम कल की सुबह नहीं देख पाते। तुम शहर वाले लोगों की परेशानी ही पता नहीं क्या है। हमारी बातें तो बकवास लगती हैं तुम लोगों को। चलो अब चुपचाप घर जाओ और सुबह होने से पहले बाहर मत निकलना, क्योंकि हर बार तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं आने वाली। उसने एक सांस में सब कुछ बोल दिया और मैं बस उसे देखता रहा। अंत में मैंने सिर्फ इतना ही कहा, जी आपका शुक्रिया, मैं अगली बार ख्याल रखूँगा। और हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। पता नहीं कैसे, मगर जाने अनजाने मेरे दिल में उसके लिए एक जगह बन गई थी। मुझे उस गांव में कुछ 5 से 7 दिन और रहना था और फिर उसके बाद मैंने अपने घर लौटने का रिजर्वेशन कराया हुआ था। इन 5 से 7 दिनों में हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते चले गए। इस बीच पूरी दुनिया में कोविड-19 भी फैलने लगा था। इस महामारी को देखते हुए मैंने दोबारा घर जाने की इच्छा जाहिर की, मगर इससे पहले कि मैं उस गांव से बाहर निकल पाता, सब जगह लॉकडाउन लग चुका था और अब मेरे पास आखिरी विकल्प यही बचा था कि मैं इसी गांव में रुकूं। 2 महीने इसी तरह गुजर गए। जहां सारा देश परेशानी की ज़िंदगी जी रहा था, वहीं मैंने गांव की खूबसूरत ज़िंदगी जी। सुबह सूरज के उगने से लेकर सूरज डूबने तक मैं यहाँ हर वो काम करता जो गांव में रहने वाले लोग अपनी दिनचर्या चलाने के लिए करते थे। इन 2 महीनों में मुझे मेरी जान बचाने वाली से बहुत प्यार हो गया, तो मैंने सुजॉय जी के सामने बिंदु से शादी करने का प्रस्ताव रखते हुए बोला, सुजॉय जी, आप जानते ही हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अब और अकेले नहीं जीना चाहता। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरा रिश्ता बिंदु के लिए लेकर चले। मेरी बात सुनकर सुजॉय जी हंसते हुए बोले, कमाल की बात करते हो विकास बाबू आप। अरे किसने कहा कि आप अकेले हो? अरे हम हैं ना आपका परिवार। आप चिंता मत करो, मैं अभी आपका प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। और फिर इसके बाद उन्होंने बिंदु के परिवार के सामने मेरा प्रस्ताव रखा। और कमाल की बात यह थी कि बिंदु के परिवार को भी मुझसे रिश्ता जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। इतने सालों की जान पहचान के चलते सुजॉय जी ने शादी करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और अब लॉकडाउन भी लगभग ख़त्म होने वाला था और हमारा कॉलेज भी दोबारा से शुरू होने वाला था। मैं और बिंदु सुजॉय जी के साथ वापस मध्य प्रदेश आ गए। हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से कट रही थी और एक दिन गांव से ये खबर आई कि बिंदु के पिताजी की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। उसी वक्त हम दोनों गांव के लिए निकल गए। हमारी शादी को भी अब 2-2.5 साल हो चुके थे और इन सालों में हम दोनों में से कोई भी गांव में नहीं गया था। जब हम ट्रेन में बैठे थे तो सफ़र के दौरान बिंदु को ऐसा लगा कि किसी ने उसको आवाज़ लगाई है। बिंदु ने डर से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी, वो मुझे मार देगी, वो लौट आई है। बिंदु के डर को भांपते हुए अभी मैं उसे समझा ही रहा था कि हमारे पीछे वाले कंपार्टमेंट से एक बूढ़े से अंकल आए और बोले, अरे बेटा बिंदु, मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम बात का जवाब भी नहीं दे रही हो। उनको देख बिंदु ने कहा, अरे चाचा जी आप। अरे मुझे लगा कि वो आ गई, मैं तो डर ही गई थी। वो बिंदु के चाचा जी थे जो दूर के किसी गांव में रहा करते थे। बहरहाल हम गांव पहुंचे। क्रियाकर्म खत्म होते होते हमें शाम हो गई। मैं डरता हुआ सभी आदमियों के साथ जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। तभी मेरे डर को भांपते हुए गांव के सरपंच जी बोले, अरे दामाद जी, क्या बात है, इतने डरे हुए क्यों हो? तो मैंने उन्हें निशी के बारे में बोलते हुए कहा, सरपंच जी, अंधेरा हो चुका है, वो अब शिकार करने के लिए निकलेगी। पता नहीं आज किसकी मौत होगी इस गांव में। तो सरपंच जी हंसते हुए मुझसे कहने लगे, अरे दामाद जी, आप डरिए नहीं, निशी अब जा चुकी है, अब वो किसी का शिकार नहीं करने वाली। इतने सालों से गांव बिल्कुल आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अब कोई खतरा नहीं है। सरपंच जी की बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मौत का घर था तो कई सारे लोग दूर दूर से भी आए हुए थे। उन्हीं में से 2 लड़के थे जो कि रात के समय घूमने के लिए निकले। मेरा ध्यान उनकी तरफ गया तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। जंगल के कोने पर बैठे वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और मैं कुछ दूरी पर बैठा हुआ उन्हें ही देख रहा था। मैं ये जानता था कि अब निशी इस गांव में नहीं है,
मगर फिर भी मुझे उन बच्चों की फिक्र सता रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मुझे नींद अपने आगोश में ले रही थी। मैं उठा और उन दोनों को एक नज़र देखकर घर के अंदर चला गया। सवेरे मेरी आंख एक शोर की आवाज़ से खुली। बाहर जाकर देखा तो पूरा गांव डर के साये में डूबा हुआ था और सब आपस में बातें कर रहे थे। डर और खौफ लोगों के चेहरे पर इतना ज़्यादा नजर आ रहा था मानो उन्होंने अपनी मौत को सामने से देखा है। तभी सरपंच जी खड़े हुए और सबको समझाते हुए बोले, अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे कहीं भी खो सकते हैं। हमने इतने सालों से गांव में निशी को नहीं देखा है ना, तो घबराओ मत। बच्चों ने ज़रूर कोई गलत रास्ता ले लिया होगा, ठीक है? और उल्टी सीधी बातें मत सोचो, बच्चे सही सलामत होंगे जहाँ पे भी हैं। फिर 4 टुकड़ियाँ बनाई गई, मगर इस बार मैं और सुजॉय जी भी उन बच्चों को ढूंढने गए, पर हम किसी टुकड़ी के साथ नहीं गए। रात की सारी घटना सुजॉय जी को बताने के बाद हमें पता था कि हमें कहाँ ढूंढना चाहिए, तो हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ मैंने कल रात उन बच्चों को देखा था। वहाँ पहुँचकर देखा तो अब वहाँ सिर्फ शराब की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान बिखरा हुआ था। बच्चों का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। कुछ दूर इधर उधर तलाश करने पर हमें सिर्फ एक गुफा दिखाई दी, जो कि जंगल से कुछ ही दूरी पर था। उस गुफा के अंदर जाते ही हमारी रूह कांप उठी। सामने का नज़ारा हमारी रीढ़ की हड्डी में ठंड की सिहरन दौड़ाने के लिए काफ़ी था। हमारे सामने उन्हीं दोनों बच्चों के कटे फटे शरीर पड़े हुए थे और उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि एक नज़र देखने पर पहचान में भी नहीं आ रही थी। और फौरन ये खबर गांव में पहुंचाई गई। 21वीं सदी में भी वो गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि फ़ोन पर बात करने के लिए भी गांव से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। सुजॉय जी को साथ लेते हुए मैंने सरपंच जी को कहा, सरपंच जी आप क्रियाकर्म की तैयारी करवाइए, हम अभी आते हैं, क्योंकि अब इस निशी को जड़ से ख़त्म करना ही पड़ेगा। सरपंच जी ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। बच्चों की मौत ने मुझे भी अंदर से झंझोर कर रख दिया था। पास के एक गांव में पहुंचकर मैंने अपनी जान पहचान वाले एक सिद्ध तांत्रिक बाबा से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुन वो बाबा बोले, बेटा मैं इस समय 64 जोगनी धाम पर आया हूँ। तो मैंने बाबा जी को बताया कि आप गांव से करीब 80 किलोमीटर दूर ही हो, हम आपको लेने आ रहे हैं। समय को जरा भी न खराब करते हुए हम उन्हें लेने चले गए। शाम करीब 4 बजे हम बाबा को साथ लेकर गांव पहुंचे। बच्चों का क्रियाकर्म खत्म करने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा निशी डाक से इस गांव को कैसे छुटकारा मिलेगा? तो मेरी बात का जवाब देते हुए बाबा बोले, रात के ठीक दूसरे पहर के समाप्त होते ही हम उसी गुफा में जाकर हवन करेंगे और उस निशी डाक को वहीं भस्म कर देंगे। लेकिन बेटा बस तुम्हें कैसे भी करके निशी को उस गुफा तक लाना है और मेरे बनाए गोले में खड़े हो जाना है, और फिर पीछे से एक व्यक्ति को गुफा के मुख्य दरवाजे को अभिमंत्रित पानी और धागे से बांधना होगा, नहीं तो मुमकिन है कि वो भागकर निकल जाएगी और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। बाबा जी की बात सुनते ही सरपंच जी बोले, बाबा दरवाजे को सुरक्षित करने का काम मैं करूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद बाबा जी ने सबको अपना अपना कार्य समझाते हुए कहा, इसमें जान का भी खतरा है। जितना आसान ये कार्य नज़र आ रहा है उतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी जान जोखिम में डालते हुए इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना होगा। सरपंच जी पहले ही बोल चुके थे, इस काम में वो अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और अब सुजॉय जी ने भी ये बात बोली। उन लोगों के आत्मविश्वास को देखकर मैंने बाबा से कहा, बाबा जी कुछ तो बात होती है गांव के लोगों में, अपनी जान की परवाह किए बिना ये अपनी ज़मीन और लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर बाबा जी मेरी बात पर हंसने लगे और बोले, बेटा तुम अभी ये नहीं समझोगे, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। रात हो चुकी थी और सारा सामान भी आ चुका था। पूरा गांव हमें उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। जैसे ही रात का पहला पहर शुरू हुआ तो बाबा जी, मैं, सुजॉय जी और सरपंच जी सारी हवन सामग्री जमा कर गुफा में पहुँचे। अब सबसे अहम काम था कि उस निशी को खोजना और उसे इस गुफा तक लेकर आना। सरपंच जी को बाबा जी के साथ छोड़कर सुजॉय जी और मैं जंगल में चले गए।
अपने मित्र को खोने के बाद सुजॉय जी ने जंगल में दोबारा कभी भी कदम नहीं रखा था। उनकी नज़रों के सामने वही बचपन का दृश्य घूमने लगा, और घूमता भी कैसे नहीं। आज भी जंगल में वही शांति छाई हुई थी। हवा के झोंके पेड़ से टकराकर अलग सी डरावनी आवाज़ निकाल रहे थे। धीमे धीमे कदमों से चलते हुए हम लगभग जंगल के बीचों बीच आ खड़े हुए। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमने अलग होकर खोजने का विचार किया, और हम अलग होकर खोज ही रहे थे कि मेरे कान में सुजॉय जी की आवाज़ गूंजी। मैं भागता हुआ उस आवाज़ का पीछा करने लगा, और एक जगह पहुंचकर मेरे कदम जम से गए। मेरे सामने मेरी मौत खड़ी थी। वो मुझे देख शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, उस रात तो तू बच गया था, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। मैं भी देखती हूँ आज तेरा दिल खाने से मुझे कौन रोक पाएगा। मैं उल्टे पांव भाग ही रहा था कि मेरे जहन में सुजॉय जी का ख्याल आया। मैं चिल्ला चिल्ला कर उन्हें आवाज़ दे रहा था, लेकिन मेरे पास कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अजीब अजीब से ख्याल मेरे जहन में आ रहे थे कि अचानक एक पत्थर से टकराने की वजह से मैं गिर पड़ा। मेरे पैरों और हाथ में गंभीर चोट लगने की वजह से मैं आगे बढ़ने में असमर्थ हो चुका था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि पेड़ों पर छलांग लगाती हुई निशी डाक मेरे सामने आ खड़ी हुई, और अब मुझे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा कि तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ गूंज उठी। सुजॉय जी भागते हुए मेरे पास आ रहे थे। उनके हाथ में भगवान जी का लॉकेट था, और वो ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम ले रहे थे। भगवान का नाम निशी डाक को बहुत तकलीफ़ दे रहा था। उस समय तो वो वहाँ से भाग गई, और सुजॉय जी ने मुझे सहारा देते हुए वो लॉकेट मेरे गले में पहना दिया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और तब तक गुफा भी हमें दिखाई देने लगी थी। अचानक हवा में उड़ता एक लकड़ी का टुकड़ा सुजॉय जी के कंधे पर लगा, और वो अपना संतुलन खोकर नीचे गिर गए। तो सुजॉय जी ने मुझे कहा, विकास बाबू आप आगे बढ़ो। लेकिन मैं ना चाहते हुए भी लंगड़ाते हुए गुफा की तरफ जाने लगा। गुफा की जो आगे मुहाना था, वहाँ पर मैं जब पहुँचा तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो निशी डाक सुजॉय जी का गला पकड़कर हवा में उठाई हुई थी। सुजॉय जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में मौत का डर साफ साफ देखा जा सकता था। निशी ने चीखते हुए अपना हाथ सुजॉय जी के सीने में घुसा दिया, और एक झटके में उनका दिल निकाल लिया। उस निशी डाक ने दिल को अपने मुंह में दबाकर सुजॉय जी को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। खून में सनी वो चुड़ैल बिना कुछ देखे मेरी तरफ भागने लगी। तभी सरपंच जी को मैंने इशारा करते हुए कहा, सरपंच जी हमारे पास बस यही एक आखिरी मौका है, उसे भागने मत दीजिएगा। और मैं भी बात के मुताबिक खड़ा हो गया। जैसे ही वो गुफा के अंदर आई, बाबा ने हवन कुंड में आग लगा दी। ये देख निशी डाक समझ गई कि अब उसे बचना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन तब तक सरपंच जी ने अपना कार्य पूरा कर दिया था। उसने जैसे ही गुफा से भागने की कोशिश की कि तभी अभिमंत्रित जल के संपर्क में आने से उसे एक जोर का झटका लगा, और वो गुफा की छत से जा टकराई और नीचे गिर पड़ी। वो कुछ कर पाती उससे पहले मैंने अपने गोले से बाहर निकलकर उसके चारों तरफ एक दूसरा गोल घेरा बना दिया, और बाबा के पास बैठकर हवन में उनकी सहायता करने लगा। हवन से पैदा होने वाली रोशनी में बड़ी डरावनी सी परछाई प्रकट हो रही थी, और धीरे धीरे उस निशी डाक ने अपना असली रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर मेरी रीढ़ में ठंडी सी सिहरन दौड़ उठी। इतना भयानक चेहरा शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, और मैं शायद ही इसे कभी भूल पाऊँ। तीसरा पहर के कठोर हवन के बाद हमने उस निशी डाक को आखिरकार भस्म कर ही दिया। सवेरे हम सभी गांव लौटे तो सरपंच जी ने सारे गांव को संबोधित करते हुए बाबा को धन्यवाद किया, और घोष जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की गुजारिश की। ये सब इतना भयानक था कि मैं कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सका। घोष जी नहीं होते तो शायद मैं आज आपको ये कहानी सुनाने के लिए जीवित न होता। मेरे दिल में आज भी घोष जी के लिए एक अहम जगह है, और जब तक ये जीवन है मैं सदा उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना और उनका धन्यवाद करता रहूँगा। तो दोस्तों
यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।